तो कुछ ऐसा ही हुआ, ये 4 कजिन्स थे, इनका नाम था वंदना, बुलबुल, आशीष और ऋतिक। ये यहाँ रहते थे, एक फ्लैट था, सोसाइटी में लोग रहा करते थे, अभी से डरा रहे हो। तो एक सोसाइटी में रहा करते थे, एक फ्लैट में ये जो वंदना है और आशीष है, ये दोनों भाई बहन थे, और इनके चाचा के पास में फ्लैट थे, इनके बेटे थे ऋतिक और बुलबुल। तो बहुत जाया करती थी, और लेकिन जो आते थे क्योंकि उनका पढ़ाई का थोड़ा चक्कर था तो उनको घर वाले जाने नहीं देते थे, और गांव में दादा दादी अकेले रहते थे, तो जाके उनके ऊपर और बर्डन बढ़ाए। लड़कियां तो घर पहुंचती तो काम में हाथ ही बटाती है, तो वो हर साल छुट्टी में जाया करती थी। तो इनको सबको साथ में रहे बहुत टाइम हो गया था, तो इस बार एक ऐसा मतलब संयोग बना कि चारों के चारों अपने दादा दादी के घर पे पहुंचे। वहां पहुंचे चारों एक साथ, जो चारों दोस्त थे, सेम एज ग्रुप के थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और उन्हें दोस्तों की जरूरत नहीं थी, वो चारों ही अपने आप में दोस्त, ऐसे कजिन्स होते हैं जो दोस्तों से भी ज़्यादा बेटर उनकी बॉन्डिंग होती है। वो लोग पहुंचे, 4-5 दिन में खूब मस्ती की, वहाँ पे पूरा गांव घूमा। गांव में बाग होते हैं, आप जानते हो, अलग अलग तरह के फलों के पेड़ होते हैं, उन पे जाना घूमना दिन भर ऐसे निकल जाता है, नहर वहर सब। तो ये चलता रहा। एक दिन शाम की बात है, तो इनका जो घर था, उस घर से सीधा ऐसे 500 मीटर 400-500 मीटर दूर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा, बहुत सालों पुराना, करीबन ऐसा भी सकते हैं 400-500 साल पुराना वो पेड़। आप जानते हो बरगद का पेड़ कभी खत्म, वो बढ़ता ही जाता है। बहुत पुराना वो पेड़ था। ठीक है, एक दिन रात के टाइम, अब गांव का माहौल क्या होता है, एक घर इधर एक घर इधर एक घर इधर, छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे बड़े जैसे भी हों, और शाम के टाइम पर सबकी खटिया बाहर पहुंच जाती है, गर्मियों के टाइम पे जब होता है। तो जैसे बाहर बैठे हुए थे, तो इनके दादा दादी बैठे हुए थे, ये 4-5 बच्चे वहाँ खेल रहे थे। एज रफली आपके आसपास की होगी, 2015 की बात है। ऐसे पड़ोस के मकान में 2 कदम चल के पड़ोस का मकान होता है, उसके लोग बाहर बैठे हुए थे, तो ऐसे 4-5 फैमिलीज एक साथ बैठी हुई थी, सब अपने अपने बच्चों में खेल रहे थे। तो ये जो बुलबुल है, जिसका नाम बुलबुल था, वो बुलबुल अपने दादाजी से पूछते कि दादाजी कोई भूत की कहानी सुनाओ। तो बोलते हैं पागल है, तो वो भूत की कहानी सुनाओ तो डर जाएगी। बोलते नहीं मैं नहीं डरूंगी। तो उधर से उसका भाई बोलता है दादाजी, बाबा बोलते हैं बाबा इसको मत सुनाना, वरना रात को इसको वॉशरूम जाना होगा ना तो हमको पहरेदार बना देगी। उसकी बात सुनकर समझने लग गए। तो बोला नहीं आप सुनाओ, मैं नहीं डरूंगी। तो जो बाकी भाई बहन थे उसका मजाक उड़ा रहे। उनकी बात सुनकर पड़ोस के 4 लोग भी हंसने लग गए। उसको ईगो हर्ट हुआ। बोला अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, अभी मैं तुम सबको साबित करके दिखाती हूँ कि मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। इतना बोल के वो घूमी और सीधा उसने भागना शुरू किया, स्ट्रेट उस बरगद के पेड़ की तरफ। वो जैसे भागने लगी, पहले तो लोगों को समझ में नहीं क्या हुआ है, पर जैसे उनको एहसास हुआ कि वो उस बरगद के पेड़ की तरफ भाग रही है, उसके ताले चले बेटा रुक जा वहां नहीं जाना। उसके बाद उनके आसपास सब लोग देखते हैं और सबके सब एक साथ भागना शुरू करते हैं उसके पीछे। लेकिन वो उन लोगों से करीबन 100 मीटर के गैप पर थी। वो लोग उसको रोक पाते उससे पहले ही जाकर जो बरगद की जड़ें लटकती है वो उसके ऊपर झूले की तरह झूलने लगती है, और झूलते झूलते सारे लोग भागते वहां पर पहुंचे। उसके दादी ने उसको उतारा और खींच के थप्पड़ मार के रोने लग गई। बोलते तेरे को समझ में नहीं आता, यहाँ पर मना किया हुआ, पूरी तो यही कही है। तो बोलते देखो मैं तो यहाँ पे झूल ली, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग बात कैसे लगते हो। तो गांव के हर एक इंसान को मना था कि उस बरगद के पेड़ के पास जाने ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड था वो। ये बात उसको पता थी, लेकिन जब उसके ऊपर सवाल उठा तो भागकर उस पेड़ की तरफ गई साबित करने के लिए कि कुछ नहीं होता, मैं किसी से नहीं डरता। थप्पड़ बड़ा रोने लग गई। इतने लोगों के सामने थप्पड़ तो आदमी की इज्जत का भी सवाल हो जाता है। उसको भगाया, बाकी सब वहीं पे थे। उस लड़की के जाते ही जो गाँव के आसपास के लोग थे वो इनके दादाजी के पास आकर बात करने लगे, कुछ गलत तो नहीं होगा। तो बोलते नहीं कुछ गलत नहीं होगा। बोलते कहीं वो जाग तो नहीं गया। बोलते हैं अगर जाग गया होता ना तो तुम और मैं यहाँ पर खड़े नहीं होते। चिंता मत करो, बच्ची है, उससे गलती हो गई है, तो माफ़ कर देंगे। बोलते हाँ वैसे भी ये उन्हीं की पीढ़ी है, माफ़ तो कर ही देगी, लेकिन अगर वो जाग गए इसकी सज़ा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी, पूरे गांव पे प्रकोप आएगा। तो बोलते तुम शांति रखो, कुछ नहीं होगा, चलो जा सकते। उनकी बात करते हुए वो जो आशीष था उसने सुन लिया। तो अपने दादाजी से बोलता दादाजी क्या हो गया, कौन जाग गया। बोलता बेटा कुछ नहीं, वो तो क्या है ना शाम के टाइम पर पेड़ सोते हैं तो पेड़ों को जगाना नहीं चाहिए, हम उसकी बात करें। तो चल अंदर चल। उसका रवाना कर दिया और उन आदमियों के साथ वहां से निकल गए। ठीक है, शाम हुई, शाम को बात हुई, चारों कजिन बैठे हुए थे। आशीष ने उनसे बोला यार मैंने ना बाबा को बात करके सुना था वो पड़ोस वाले अंकल से कि पूरे गांव पे प्रकोप आ सकता है,
इस पेड़ के अंदर कोई है, कोई ऐसी शक्ति है कि अगर वो जाग गई ना, उससे पूरे गांव वाले डरते हैं। जैसी बात शुरू हुई, सब लोगों को, आपको अगर पता लगे कि उस पेड़ के अंदर एक चुड़ैल रहती है, कोई भी एक पेड़ विभूत रहता है, आपके अंदर एक शुरू हो जाएगी, एक बार तो देखते हैं। ऐसा कभी हो तो उसको सप्रेस करके रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर उन चारों के एकदम से नया एडवेंचर जाओ, ये होता तो कुछ है नहीं, गांव वालों ने स्टोरी बना रखी है, अपन एक काम करते हैं, अपन एक्सप्लोर करने चलते हैं, नया एडवेंचर होगा। जैसे आशीष ने बात बोली, सबसे आगे बुलबुल आई, बोल हाँ मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि इस पेड़ के नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि आज उसको उसी पेड़ की वजह से थप्पड़ खाना पड़ा। तो चारों तैयार हुए, ठीक है, प्लान बना कि हम इसको एक्सप्लोर करने जाएंगे। रात को 1 बजे कई टाइम डिसाइड करते हैं कि आपको पता है गांव में लोग जनरली 9-10 बजे सो जाते हैं, उसके बाद फिर सन्नाटा पसरा होता है। तो चारों के चारों बहन भाई सोते, छत के ऊपर सोते थे, चारों के चारों ही दबे पांव घर से निकले और सीधा चलते चलते पहुंचे उस बरगद के पेड़ पे। रात के घुप अंधेरे में बरगद का पेड़ इतना विशाल का बरगद का पेड़ था और उसके अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था। वहां पहुंचने के बाद एक बार को जो वंदना थी वो वहीं रुक गई और वो सबसे बोलती है, यार हम ना कुछ गलती कर रहे हैं, एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। उधर से आशीष होता है, पागल है क्या है, कुछ भी तो नहीं, अब हम यहाँ तक आ गए, वापस चले जाएंगे। आज हम भी देखते हैं कि इस पेड़ के अंदर क्या है। तो वो लोग बात ही कर रहे थे कि बुलबुल भागती हुई सीधी पेड़ के अंदर घुस गई, जो एरिया था उसके अंदर जड़ें लटक रही थी उसकी वहां पे, और वहां जाकर सीधा चलने लगी, कौन है यहाँ पे, बाहर निकलो, तुम समझते क्या हो अपने आप को, यहाँ कोई नहीं रहता, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ बाहर निकल के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कि इस पेड़ के अंदर कौन सा भूत या कौन सी शक्ति रहती है। चिल्ला रहे हो। इधर से वो जो वंदना है पीछे, नहीं नहीं तुम ऐसे मत बोलो, तो बोलती अरे हट, मेरे को किसी डर नहीं लगता। इधर से वो दोनों भाई बहन और जैसे याद कर रहे थे ना, ऐसे वो आवाजें निकालते। कभी एकदम से सभी जैसे शांत हुए, एकदम से उस पेड़ के ऊपर जितने पक्षी बैठे हुए थे, करीबन 200-300 पक्षी एक साथ उड़े। तो जैसे एक साथ उड़े, आप समझ सकते हो एक साथ 200 पक्षी उड़ते तो कैसी आवाज निकलती। तो आवाज सुनकर सब घबरा गए एकदम से, और सबसे ज्यादा घबराई वंदना, उसके हाथ पैर खुल गए। इस बार उसने सबको गुस्से से बोला, मैं तुम सबको बोलूँ यहाँ से चलो, मेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। उसका गुस्सा देखकर सबने डिसाइड किया चलते हैं, और एक्चुअली उसके बाद वो लोग भी सब डर गए थे। तो उन्होंने घूम के वंदना ने भागना शुरू किया, उसके पीछे सबने भागना शुरू किया, और जैसे ही वो घूम के भागने लगे, हर एक को अपने अपने कानों में अपना अपना नाम सुनाई दी, बुलबुल, वंदना, आशीष, ऋतिक। किसी को भी किसी और का नाम सुनाई नहीं दिया, सबको सिर्फ अपना अपना नाम सुना। तो अपना नाम जैसे बुलबुल ने सुना, सबसे पीछे थी क्योंकि पेड़ के सबसे क्लोज वही गई थी। तो पेड़ की जो जड़ें होती है ना, पुराने पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल जाती है, वो जमीन से ठोकर खा के गिरती है। लेकिन जब कोई इंसान गिरता है तो गिरने की आवाज आती है आप साथ में। वो तीनों भाग रहे हैं और उन तीनों को कोई आवाज नहीं, किसी गिर तीनों भागते भागते हाँफते हुए घर पहुंचे। घर पहुंचते देखा, अरे बुलबुल का है। तो वंदना उसको देखते को रोने लगी कि तुम तो बुलबुल छोड़ के आ गए। तो बोलते तू चिंता मत कर, हम वापस जाएंगे, बुलबुल को लेकर आएंगे, तो टेंशन मत ले, शांत हो। और जरा जो बहुत तेज बोल रही थी, तो ज्यादा तेज बोलेगी, घर वाले जाग गए तो हम सबके बैंड बच जाएंगे। वापस घूमे थे जाने के लिए, वहां से बुलबुल गुस्सा करते हुए आ रहे, बिल्कुल तुम लोग घर को छोड़ के आ गए, तुमको पता नहीं तो मैं गिर गई थी। तो बोलती है हमें तो आवाज ही नहीं, पर हमको तो बस अपना नाम सुने आया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तो आ गई, सब ठीक है। हाँ हाँ सब ठीक है, कुछ दिखा तुझे वहां? नहीं। ठीक है, चारों ने बातचीत की और चलो वापस चुपचाप सो जाते हैं, अगर कोई जाग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो तीनों बहन भाई चलने लगे, लेकिन बुलबुल वहां से गई पानी की टंकी के पास, वहां से एक लोटा उठाया। देखा गांव के लोग ऐसे हाथ धोते हैं, ये हाथ धोया, ये हाथ पैर धोए अच्छे से, उसके बाद हाथ जोड़कर और फिर वो ऊपर सोने के लिए। तो वंदना उसको देख के सोचती कि ये क्या कर रही है, आज से कभी ऐसा नहीं किया। तो बोलते हो सकता है गिरी है, मिट्टी मिट्टी लगी है, तो मिट्टी मिट्टी धो रही होगी, और वो भी चुपचाप जाके ऊपर सो गए। अगले दिन उठे, सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ। 3-4 दिन तक सब कुछ चलता रहा, किसी को कोई ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं थी, क्योंकि किसी कुछ पता ही नहीं था कि जिस टाइम पर एबनॉर्मलिटीज हो रही थी उस टाइम पर सब सोते रहते थे। 4-5 दिन के बाद एक दिन ऐसे सब छत पे सोए हुए थे, वंदना की आंख खुलती है। वंदना की आंख खुलती है, देखती है कि बुलबुल आसपास नहीं है। वो चारों तरफ देखते फिर उठती है तो उसे पानी गिरने की आवाज आती है। काम पुराने टाइप का था, इनके घर में नहाने के लिए बाथरूम नहीं था, तो आंगन में ही
एक जेंट्स का साइड होता है, पीछे की तरफ लेडीज रन आती थी कवर्ड उसके लिए। उसे पानी गिरने की आवाज है तो उसकी तरफ गई, तो वहां जाकर पहले वो सोच रही थी कि भाई दादी सुबह जल्दी उठ जाती है तो वो जल्दी उठ के नहा रही होगी। उसने देखा उसके पास में भी घड़ी थी हाथ में बांधने वाली, तो देखा उस टाइम पर 3:30 बजे का टाइम था। तो 3:30 बजे उठ के दादी नहा रही है, ठंड में लग गई, बीमार हो गई तो दिक्कत होगी, मना कर देती। वो जाती है बालकनी पे, जाके देखती है तो नीचे दादी नहीं, वहां पर बुलबुल नहा रही है, वो स्नान कर रही थी। वो चुपचाप उसको देखती रहती है। स्नान करने के बाद वो सीधा घर से बाहर निकलती है और उस बरगद के पेड़ की तरफ चली जाती है। वंदना सोचती कहाँ जा रही है, उसने देख के लेके बाहर निकल गई। वो दबे पाँव मतलब नीचे नहीं उतरती, छत के कोने पे जाती है, क्योंकि छत से सब कुछ दिखता था, ओपन था बिल्कुल। वो जाके देखती है, उसकी नजर पड़ती है, बिल्कुल सीधी चली जा रही है और बरगद के पेड़ के पास जाकर वो बैठ गई। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, उसकी हिम्मत भी नहीं थी नीचे तक तो चली जाए। वो चुपचाप आई और अपना आकर सो। अब सुबह जब वो उठी, उसको वहीं पे पास में बुलबुल सोई मिली। अब उसने बुलबुल के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था। उसको लग रहा था कि बुलबुल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो बहुत अजीब सा बिहेव करना उसने शुरू कर दिया। वो उठी, अपने दैनिक दिनचर्या होती है, ये पूजा पाठ, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली, मैं आपको बता दें पूरी फैमिली ब्राह्मण थी। इनके जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत बड़े, मतलब जो पुजारी और पंडित होते थे, जिनको बहुत ज्ञान होता है, उस तरह के थे। इनके जो परदादा थे वहां तक ये लोग सब पूरा पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की वजह से इनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी थी, इनके दादाजी और इनके पापा, उन सब ने वो सारे रिचुअल्स फॉलो करना बंद कर दिया। तो पहुंची घर में, उस टाइम घर पे कोई और था नहीं, उसे मंदिर में पूजा करते ना, आरती वगैरह करते, उसकी आवाज आई और आवाज आई जैसे वो अंदर किसी देखा कि बुलबुल मंदिर पे बैठी हुई है और वो वहां पर बैठकर पूजा कर रही है। पूजा करने के साथ साथ वो मंत्रों का जाप कर रही है, वो भी संस्कृत में। आप ऐसे कितने लोगों को संस्कृत आती है प्रॉपर वाली? वो संस्कृत जिसने कभी अपने जीवन में नहीं पढ़ी, संस्कृत तो उसको आती ही नहीं, और वो इतनी शुद्ध वाणी के अंदर संस्कृत के श्लोकों का जाप कर रही थी जैसे कोई महान पंडित करता हो, और वो भी अपनी आवाज में नहीं, एक भारी आवाज। वो चुपचाप पीछे दुबक के बैठ गई और उसको देखने लगी। उसको आते हुए पहले से ही बुलबुल ने देख लिया था। तो जैसे ही पूजा खत्म हुई, उठ के बोलती है उसी आदमी की आवाज में, कहाँ छुप रही हो, इधर आओ, लो प्रसाद दो। तो डर के मारे जाती है, उसे प्रसाद दे देती है और वहां से भाग जाती है। तो समझ में नहीं आता कि इसकी आवाज कैसे चेंज हो गई, तो ये पूजा में संस्कृत की वो कैसे बोल रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। कभी एकदम से घर में होल्ला मचता है। बुलबुल ने किचन के अंदर जाके सारे लहसुन प्याज जो थे वो घर के बाहर फेंक दिए थे। उसको दाई चलते, ओ लड़की पागल हो गई है, क्या कर रही है? तो उधर से वही मोटी आवाज में बोलती है, सब कुछ भ्रष्ट कर दिया तुम लोग, परिवार की परंपरा कुछ भी निर्वाह नहीं किया, लहसुन प्याज करने लगे हो तुम लोग। ये क्या चक्कर है? उसकी बाबा को बुलाती है, उसकी आवाज सुनकर उसको सब गाँव वाले आते हैं, इतना बोलकर वहीं आंगन में बैठ जाते हैं। अब आंगन में बैठ के सिर्फ एक तरफ एक तक सबसे बोले, बुलबुल क्या हुआ बेटा, बता। कोई जवाब। बुलबुल बुलबुल सब बोल रहे हैं, नहीं आ रही, दादी ने बोल लिया, बहुत कुछ बोल लिया। फिर फाइनली उसके दादा आते हैं और आकर उसको आवाज है, बेटा बुलबुल। बुलबुल की आंखें बिल्कुल ऐसे गुस्से के अंदर तनी हुई, उसको ऐसे एक भौं से देखती है और वापस सामने देखना शुरू कर देती है। 2-3 बार आवाज देने के बाद वो समझ जाते हैं। गांव के जितने भी आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं, सबको बोलते हैं कि आप सब अपने अपने घर जाए, ठीक है, मैं देख लूंगा। सबको भेजते हैं, सिर्फ घर वाले वहां पर होते हैं। उसके बाद उनके सामने बैठ जाते हैं, हाथ जोड़कर और बोलते हैं, हे ब्रह्मदेव, हमसे कोई गलती होगी तो क्षमा करें, लेकिन इस छोटी बच्ची को छोड़ दें। हो सकता है इससे उस दिन कोई गलती हो गई हो, लेकिन ये तो आप ही की पीढ़ी है, इसे परेशान ना करें, इस बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं। इतना बोलते ही वो और गुस्से में, बिल्कुल गुस्से में लाल हो गई और वो जवाब कुछ नहीं दे रहे, उसको वैसे वैसे बैठे हुए। उसको फिर विनती की, महाराज जो भी गलती होगी आप मुझे क्षमा करें, मेरी बच्ची को क्षमा करें, गलती हुई, बस इतना ही बोल रहे हैं। 3-4 बार बोलने के बाद एकदम से बहुत तेज चिल्लाती है और चिल्लाते हुए बेहोश हो। जैसे वो बेहोश होती है, इसके पिताजी खड़े होते हैं और उन सबको बोलते हैं, बच्चों को तुम जाओ यहाँ से सब। इसकी माँ को बोलते हैं इसको संभाल कर रखो, मतलब अपनी वाइफ को, दादी को। और ये जाता है गाँव के एक जगह पर मंदिर में, उसको बात करते हैं। वहाँ मंदिर में वो बात करके आते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है कि वो जाग गया है, वो वापस आ गया है। और मंदिरों में जितने वहाँ पंडित थे, उन सब पंडित से वहाँ मंदिर में एक अनुष्ठान करवाते हैं कि कुछ इलाज किया जाए। घर पे आते हैं,
जैसे ही घर पे आते हैं और बुलबुल को होश आता है, वो सीधे उसे बिठाकर मंदिर के वहां ले जाते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पर जिससे डील कर रहे हैं वो एक ब्रह्म राक्षस है। डू यू नो अबाउट ब्रह्म राक्षस? इट इज अ सुपरनैचुरल एंटिटी। होती है नहीं होती किसी को नहीं पता, लेकिन जिसने लिख के भेजा है ये उसकी बहन के साथ हुआ इंसिडेंट है। तो मुझे नहीं पता है कितना सच है कितना नहीं, वो आप डिपिक्ट कर सकते हैं। वो लोग पहुंचे मंदिर पर, और मंदिर पर पहुंचते ही सीधा वो मंदिर के अंदर बिना रुके किसी का इंतजार किए हुए वहां चल रहा था, यज्ञ की पूरी तैयारी की हुई थी, और वहां बिल्कुल यज्ञ के सामने एक पंडित की तरह जाके बैठ गए। बाकी के पंडितों ने उसके बैठते ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो बेचारे क्या मंत्र पढ़ते, उनके सामने बैठ के इसने जब मंत्र पढ़ना शुरू किया तो ऐसे मंत्र पढ़ना शुरू किया कि हर कोई मंत्र मुक्त हो जाए, और संस्कृत ऐसी कि जिसका उच्चारण कोई भी ना झेल पाए। तब जो वहां पंडित बैठे थे वो भी उनके साथ साथ मंत्र पढ़ रहे थे, और जैसे कोई पंडित गलत पढ़ता उसको आंख निकालते पंडित पीछे। एक एक करके सारे पंडित हट गए, क्योंकि जिन श्लोकों का ज्ञान उनको था उस लड़की को था, किसी को भी नहीं। सब बस एक तक खड़े होकर देख रहे थे। करीबन आधे पौन घंटे के बाद यज्ञ खत्म हुआ और वो वहीं बैठकर ऐसे हंस रहे थे बढ़िया सबको देख के। इसकी जो दादाजी थे वो परेशान हो गए। कोई मंदिर के सबसे बड़े महंत के पास जाकर बोलते कि महाराज तो कुछ तो इलाज करो, तो इलाज करो, आपको दिख नहीं रहा है, ये सर्वज्ञानी है। हम में से किसी के अंदर इनका एक अंश मात्र भी नहीं है, हम में से इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये हमारे बस की नहीं है। भाई साहब आप ले जाओ, अगर किसी ने कोशिश की ना तो उसकी मृत्यु तय है। वो परेशान हो गए, क्या करें। लेकर बच्ची को वापस घर पहुंचे, वो आई और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। अब कमरे में जाके लेट गई तो बाकी बच्चों को पता लगा, वो भी वहीं थे। तो आशीष जो था अपने दादाजी के पास जाकर बोलता है कि दादाजी बुलबुल को क्या हुआ है? तो बोलते कि बेटा बरगद का जो पेड़ है ना, उस पेड़ में एक ऐसी शक्ति रहती है जिसको उसे जगा दिया, पूरे गांव के ऊपर उसका प्रकोप आता है, पूरा गांव तहस नहस हो सकता है। तो आशीष बोलता है दादाजी हमको माफ कर दो, हमारी वजह से बुलबुल की हालत हो गई। तो तुम्हारी वजह से होगी मतलब? उसने बताया कि जब हम रात को वहां गए थे, आशीष भी था, ऋतिक भी था और वंदना भी थी। उन्होंने बताया कि रात को वहां गए थे और ऐसा इंसिडेंट हुआ। ये सुनते उन्होंने खींच के थप्पड़ तो पहले दोनों को मारा, एक ऋतिक को और एक आशीष को। उनको समझ में नहीं आता, तो जो घर वालों ने मना किया कि नहीं जाओ, तो क्या ले गए थे, तो वही ऋतिक क्या कर सकते। अब उनको समझ में आ चुका था। उनकी ये बात सुनकर उनकी दादी माँ सिर पकड़ के रोने लग गई, हे भगवान अब क्या होगा, वो तो वापस आ गए हैं और इनको कंट्रोल करना, इनको मतलब रोक पाना किसी की बस की बात नहीं है। तो उन्होंने तुम शांत हो जाओ, मैं तो रास्ता ढूंढ। अब थे तो वो भी ब्राह्मण पंडित, लेकिन उनको आता कुछ नहीं था, इतनी चीजें नहीं आती, बस पूजा पाठ करना आता था। तो बड़े सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उन्होंने क्या किया कि अपने पिताजी का एक संदूक था, मतलब अपने पिताजी के, उनके खुद के दादाजी का एक संदूक पड़ा हुआ था घर में। दिमाग लगा कि उसमें देखता हूँ कुछ ना कुछ उसके अंदर मुझे मिल सकता है। तो गए, ऋतिक को अपने साथ में लेकर वो बक्सा खोला, उसमें सारी चीजें उठा के फेंकना शुरू किया। तो उनको एक किताब मिली जिसमें ब्रह्म राक्षस के बारे में लिखा हुआ था। वो किताब नॉर्मल हिंदी या संस्कृत में नहीं थी, उसमें सिर्फ यंत्र बने हुए थे। उनको इतना समझ में आया कि कुछ भी अगर हो सकता है तो किसी से हो सकता है, लेकिन उसको समझते नहीं थे कि यूज कैसे करना है। तभी उन्होंने ऋतिक से बोला बेटा गाड़ी निकाल, एक जगह चलना है। तो दादाजी कहाँ चले गए? उन्होंने बताया कि जब ये पिछली बार आए थे, इनको जिन महाराज ने काबू में किया था उनके घर चलना, उनका पोता या उनका बाप बेटा जो भी कोई है वो यहाँ पर एक महंत पे बहुत पहुंचे हुए, हम वहाँ चलते हमारी किस्मत अच्छी तो हमें मिल जाएगी। तो वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पर एक 90 साल के बूढ़े आदमी उनको मिले जो पहले ये सब काम किया करते थे। तो उनमें इतनी शक्ति नहीं थी तो उसे नहीं करते थे। उनके पास पहुंचे, उनको सारी बात बताई। तीनों ढंग से बोल भी नहीं पाते, दांत उनके सारे गए हुए थे। उन्होंने उनको यंत्र दिखाया बताने के बाद कि ऐसा सब हो गया है। तो उन्होंने उनसे एक ही बात बोली, कामाख्या। कामाख्या जानते हो? कामाख्या मंदिर है जहाँ पर तंत्र मंत्र की बहुत अलग लेवल की चीजें होती है। तो उसको बात सुन के वो समझ गए कि उनको कामाख्या मंदिर जाना होगा। तो वापस पे घर गए। घर पे जाने के बाद उन्होंने सबको लिया और वो लोग पहुंचे कहाँ पर? कामाख्या। कामाख्या मंदिर पहुंचते बुलबुल ऐसी चहकती हुई जैसे उसके अपनी मनपसंद जगह आ गई, वो वहां पर घूम रही है, उसके चेहरे पर इतनी खुशी है कि वाह कहाँ पर लेकर आ गए मुझे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उन महंत से जो वहाँ के मेन विद्या शक्तिपीठ के जो मेन महंत होते हैं उनसे बात की, उनको समझाया। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुमको बहुत सुना है, बच्ची की जान की बात है, ऐसा वैसा। उन्होंने समझाया, फिर बात हुई। फिर बोला ठीक है हम कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हल निकलता है। तो एक यज्ञ बिठाया गया, यज्ञ बिठा के बुलबुल को बीच में बिठाया गया
और यज्ञ शुरू किया। और एज यूजुअल जैसे यज्ञ शुरू हुआ, बुलबुल ने भी संस्कृत के अंदर श्लोक पढ़ना शुरू किया और उनके श्लोकों को भी कोई मैच नहीं कर पाया। बढ़िया से यज्ञ शांत हुआ। यज्ञ शांत होने के बाद इनके दादाजी और वो बहन दोनों ही हाथ जोड़कर पूछते कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्म राक्षस, रक्षक भी उधर में दैवी बोलते थे कि ब्राह्मण देवता, सॉरी ब्रह्मदेव नहीं, हे ब्राह्मण देवता, तो इस बच्ची को माफ कर दीजिए, इस बच्ची को क्षमा कर दीजिए, इसने अनजाने में कोई गलती कर दी हो। तो वो बोलते हैं, उधर से इनकी बात सुनते चारों बच्चे बैठे, तीनों बाकी गए, उधर बोलते हैं क्यों, बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे मिलने का, आओ मैं यहाँ आ गया हूँ, मिलो मुझसे। बोलते ये बच्चे, ये है तो मेरी पीढ़ी, लेकिन इनको इतने संस्कार नहीं। जब आप आकर अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो, तुम्हें पता है इसने क्या गलती की है? बोलते महाराज मुझे पता है, आजकल के बच्चे हैं बात नहीं मानते हैं। बोलते नहीं, जिसने अपनी परंपरा का निर्वाह नहीं किया है उसे तो सजा मिलेगी मिलेगी, उसे उसका दंड मिलेगा। मैं इस लड़की को दंड देकर जाऊंगा। बोलते हैं इसको पहले ही बहुत दंड मिल चुका है, तो परेशान है, ये सब भी बहुत परेशान है, और ये तो आप ही की बच्ची है, आप समझो। तो उनके बीच में बहुत वार्तालाप हुई कि कैसे ना कैसे करके वो इसकी बॉडी को छोड़कर चले जाए, और वो मानने को तैयार नहीं थे। करीबन 1-1.5 घंटे के डिस्कशन के बाद, जैसे भी मैं और अंकित से डिबेट कर रहे थे, ऐसे डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद वो माने कि चलो ठीक है, तुम 2 काम कर दो तो मैं चला जाऊँ। तो बोलते क्या? बोले एक तो अगले 5 दिन तक तो मेरा अनुष्ठान, यहाँ पे मैं ये अनुष्ठान करूंगा, यज्ञ, मेरे साथ बैठकर तुमको यज्ञ करना होगा, और मुझे यज्ञ स्थापित कर दो, मैं इसी मंदिर के अंदर है। उसके बाद मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी, मेरी मुक्ति का रास्ता यही था। और वही किया गया, 5 दिन अनुष्ठान किया गया। अनुष्ठान करने के बाद उनका वहाँ पे एक छोटा सा स्थान बनाया गया, और उसके बाद ये लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने अपने घर के अंदर पूजा करवाई, अपने पितरों जो होते हैं पुराने पूर्वज, उनकी पूजा करी, और उसके बाद वो बुलबुल कहीं जाकर थी। तो इस तरह से वो गई थी कुछ एक्सप्लोर करने। उनका ये था कि दुनिया में सब नहीं होता है, कुछ नहीं होता, सब फालतू बकवास करते हैं मेरी तरह। लेकिन जिनके साथ कुछ इंसिडेंट होता है, दे कैन टेल अस कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है? सत्य है